आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बामकसद प्रोग्राम में तशरीफ फरमा औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के ज़िम्मेदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे भाई इम्तियाज़ जलील साहब, शिमाली महाराष्ट्र के मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, भाई अब्दुल मालिक साहब, अब्दुल माजिद साहब, अशरफ एकेडमी के ज़िम्मेदार अतहर अशरफी साहब और हमारे तमाम कारपोरेटर हजरात, मजलिस के हमदर्दान, मुहिब्बान और इस शहर से और हमारे कामों से इत्तेहाद और इत्तेफाक रखने वाले तमाम हाज़रीन मजलिस, मैं सबसे पहले अहलियान शहर मालेगांव की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए शेर हिंदुस्तान मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि मालेगांव को उन्होंने अपना शहर समझा और कोरोना जैसी वबाई बीमारी में पिछले साल जब सरकार भी परेशान थी और मालेगांव ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले सभी लोग परेशान थे, उस मौके पर मालेगांव में जिन लोगों ने भी मालेगांव के गरीब लोगों की खिदमत की, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर रहने वाले हमारे मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव के गरीबों के दर्द को महसूस किया था और 2 ट्रक भर करके उन्होंने यहाँ के गरीब आवाम के लिए रिलीफ में किट भेजी थी। और मैं इस बात को देखकर खुश हो गया था कि मालेगांव में जिन जिन तंजीमों ने भी किट तकसीम की थी, हमारी हैदराबाद से आने वाली किट उनमें सबसे ज़्यादा वज़नदार और सबसे बड़ी किट थी, जिसमें ज़रूरियात की सारी चीज़ें मौजूद थी। और इस सेकंड लहर में लोगों को पिछले साल का तजुर्बा था, उस तजुर्बे के पेश नज़र लोगों ने अपने तौर पर जो इंतज़ामात करने थे अपने तौर पर इंतज़ामात किए। हमने भी इस बात को महसूस किया कि मालेगांव की गरीब आवाम अगर कारोबार बंद हो जाएगा और मुकम्मल लॉकडाउन अगर लगा दिया जाएगा तो मालेगांव की गरीब आवाम जो रोज़ाना कमाना और खाना यही काम करती है, एक दिन भी अगर उनको काम नहीं मिला तो उनके घर में चूल्हा चक्की बंद हो जाता है। हमने मालेगांव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कारोबार भी जारी रखवाया। हमने डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस बात की कोशिश की कि कारोबार चलता रहना चाहिए, मस्जिदें इबादत के लिए खुली रहनी चाहिए और तरावी का मुकम्मल इंतज़ाम होना चाहिए। आपने इस बात को अपने चश्मे सर से देखा कि नदी के मशरकी इलाके में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने आज़ादी के साथ रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ 5 वक्त नमाज़ों का अहतमाम किया, तरावी का अहतमाम किया। लोग अपने अपने कारोबार से लगे रहे और ईद जैसा दिन हमने लोगों के दिए हुए एहसानात से नहीं या लोगों की दी हुई इमदाद से नहीं, अपने खून पसीने की कमाई से हमने अपने घर वालों की ईद मनाई और उसके सारे इंतज़ामात किए। किसी के मरहून मिन्नत नहीं रहे। मालेगांव आज भी जिस तरह चल रहा है आपने देखा रमज़ानुल मुबारक में और उसके आगे पीछे इसी तरह हमारा ये शहर जीता जागता अपना कारोबार करता रहा है। ये सेकंड लहर आने के बाद हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इलाज और मुआवजे की लाइन से जो सामान औरंगाबाद के लिए, मालेगांव के लिए, धुलिया के लिए भेजा है वो आज हमारे सामने है। स्टेज पर वेंटिलेटर, कॉन्सेंट्रेटर मशीन और इसमें जितने लवाजिमात हैं उसी के साथ दवाएं, ये सारी चीज़ें उन्होंने भेजी है। जाहिर बात है उन्होंने इस बात का स्टेज से ऐलान किया था कि मालेगांव शहर आप मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे को चुन करके दें और
असम्बली तक पहुँचाएँ। मालेगांव को मैं अपना शहर समझूंगा और मालेगांव की ज़रूरियात के लिए मैं हमा वक्त तैयार रहूँगा। और इस बात का वादा किया था कि मालेगांव शहर के अंदर हर 2-4 महीने पर मेरा आना रहेगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इसी तरह कोरोना वबाई बीमारी की वजह से आज उस वादे को वो पूरा नहीं कर सके। ये मजबूरी थी और उनकी ही नहीं, आज हिंदुस्तान में तमाम लोगों की मजबूरी है। हमारा ये शहर चल रहा है तो हमें लॉकडाउन का पता नहीं है। आप नदी के उस तरफ चले जाएं तो आपको पता चलेगा लॉकडाउन किसको कहते हैं। दूसरे किसी शहर में चले जाएं, मेरी आज ही बम्बई से वापसी हुई है, बम्बई पूरा बंद है। ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। होटलों से होटलें बंद है, खाना अगर आपको लेना है तो पार्सल में मिलेगा, आप होटल में बैठ करके खाना नहीं खा सकते। सारी दुकानें बंद है, लॉकडाउन में सफ़र करने की ममानत है। ऐसे हालात में फिर भी इस बात को वो मालेगांव के लिए महसूस करते हैं और मुसलसल रास्ते में रह करके मालेगांव के हालात को जानने की कोशिश करते हैं। आज इस वक्त हमारे कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने औरंगाबाद के लिए, मालेगांव और धुरिये के लिए दवाओं के साथ साथ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन उन्होंने भेजी है। वो सारे लवाजमात आज स्टेज पर हमारे सामने मौजूद हैं। मालेगांव में साले गुज़िश्ता जब कोरोना था तो कोई सियासी शख्सियत अपने घरों से निकल करके लोगों की खिदमत के लिए रोड पर नहीं थी। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर थे जो हम लोगों के साथ रह करके हमने हॉस्पिटलों में जा करके उन तमाम मरीजों के लिए जो हॉस्पिटल में थे और उनके घर के लोग जो क्वारंटाइन किए गए थे, हमने जमीयत उलमा की तरफ से उनके खाने का मुकम्मल इंतज़ाम किया था और तकरीबन 800-850 लोगों को सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना हमने अच्छा खाना मुहैया किया था। मालेगांव बदनाम हो चुका था, आपको पता है। नदी के इस पार रहने वालों के लिए उस पार जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे, एक आदमी भी उस तरफ नहीं जा सकता था और उन्हें ये अंदेशा था कि हम बीमारी ले करके उधर पहुँचेंगे, हमें नहीं आने दिया गया। हम जैसे लोगों को बहुत चक्कर काट करके जाना पड़ता था, आम पब्लिक के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं थी उस तरफ जाने की। धुलिया वालों ने हमारे लिए धुलिया बंद कर दिया था, नासिक वालों ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। किसी दवा लेने के लिए भी हम धुलिया और नासिक नहीं जा सकते थे। ऐसे हालात थे। मालेगांव को मुकम्मल तरीके से बदनाम करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने मालेगांव को इज्जत दी और मालेगांव पैटर्न महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में गूंजा कि क्या बात थी कि मालेगांव के लोग इतना मुतासिर थे और फिर उन लोगों ने इतनी जल्दी कोरोना से नजात हासिल कर ली। आज मालेगांव मशरिकी सिमत कोरोना मुक्त हो चुका है। आज इतना बड़ा मजमा है, जो सरकार की गाइडलाइन है कि मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, सैनिटाइजर का इंतज़ाम होना चाहिए, हम उसको फॉलो करते। लेकिन कोरोना के दौर में हमने देखा कि लोगों में ऐसा खौफ और ऐसी दहशत थी कि हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो कोरोना से मुतासिर नहीं थे, पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन हाइपर टेंशन या डायलिसिस या पैरालिसिस के मरीज थे, शुगर के मरीज थे, खौफ और दहशत से उनकी अमवात हो रही थी। और साले गुज़िश्ता हमने तकरीबन 1200-1500 लोगों को खोया है। ऐसे हालात थे कि एक एक दिन में 50-50, 60-60 लोगों की मौत होती थी। मोबाइल की घंटी बजती थी तो दिल में ये ख्याल पैदा होता था कि किसी की मैयत की खबर होगी। और अच्छे बड़े बड़े लोगों ने कोरोना के उस दौर के अंदर हमको दागे मुफारकत दी। इस मर्तबा हमने खौफ और दहशत ख़त्म करने के लिए मालेगांव के माहौल को लॉकडाउन से निजात मिले और लोग अपना काम काज करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। आज इस मौके पर मैं इम्तियाज़ जलील साहब से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये हाईवे जो बाईपास है 2006 में बना है।
2006 میں بننے کے بعد بمبئی سے لے کے اندور تک اگر درمیان میں کوئی گاؤں آیا، کوئی دیہات آیا، کوئی قصبہ آیا، کوئی شہر آیا، اس کے لیے سروس روڈ دیا گیا، اس کے لیے فلائی اوور بنایا گیا۔ لیکن مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے کہ اتنی بڑی آبادی رکھنے کے بعد بھی مالیگاؤں بائی پاس پر سروس روڈ نہیں ہے۔ کل کے دن ہمارے مسجد عباس کے امام حافظ سفیان صاحب اپنی 3 بچیوں کو لے کر کے ہائی وے پر نکلے تھے، اور وہیں سون گاؤں پھاٹے کے اوپر ایک مال ٹرک والے نے ان کو ٹکر دی اور حافظ سفیان کی موت ہو گئی، اور ان کی ایک بیٹی 9 سال کی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ 2 بچیاں اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ اور اس کے بعد شام میں ایک ایکسیڈنٹ اور ہوا، ایک میت اور ہوئی۔ اس طرح جو حادثات ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر سروس روڈ ہوتی اور اگر اسی طرح فلائی اوور ہوتا تو بہت ممکن ہے کہ اس طرح کے حادثات نہیں ہو پاتے۔ لیکن اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت جو شہر کے ایم ایل اے تھے، شہر کے میئر تھے اور شہر کے ایڈیشنل ایس پی تھے، ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات میں سروس روڈ ہے، لیکن ہمارے مالیگاؤں شہر کے اندر سروس روڈ اور فلائی اوور نہیں ہے۔ 2009 سے 14 کے درمیان میں نے دلی اور بمبئی اس سلسلے میں پوری جدوجہد اور کوشش کی۔ اس کے لیے سارے کاغذات میرے پاس موجود ہیں، جو میں نے خطوط بھیجے، جو وہاں سے جوابی لیٹر آیا، وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ اور ابھی بھی ہم لوگ اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں جمعرات کے دن ایڈیشنل کلیکٹر اور ایڈیشنل ایس پی کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی، اور یہی بائی پاس پر سروس روڈ اور فلائی اوور کے تعلق سے میں نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ مارچ کے مہینے میں ہائی وے اتھارٹیز کے لوگ جو دلی، بمبئی اور ناسک سے مالیگاؤں میرے بلانے پر آئے تھے، اور راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کے ساتھ 13 پھاٹے سے لے کر کے مالیگاؤں چوکھلی تک ہم نے پورا سروے کرایا تھا، وہ کام کہاں تک پہنچا؟ آپ نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی؟ کتنا فالو اپ لیا؟ یہ ساری میٹنگ پچھلے ہفتہ جمعرات میں ہوئی تھی، اور پیر کے دن بھی میری ان سے بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے کے اندر جو فالو اپ لیا ہے اس کی کاپی مجھے انہوں نے فراہم کی ہے۔ ہمارے ایم پی اورنگ آباد سے نمائندگی کرنے والے مجلس اتحاد المسلمین کے امتیاز جلیل صاحب، میں یہ سارے کاغذات اور خطوط آپ کے سپرد کروں گا، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ نیشنل ہائی وے ہے، اس سلسلے میں جو منسٹری کیندر میں ہے، دلی میں ہے، مرکزی حکومت، اس میں نتن گڈکری صاحب سے آپ اس سلسلے میں رہنمائی کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھا کر کے اس کام کو کروانے کی ہماری گزارش ہے۔ آپ کوشش کریں، مالیگاؤں کے لیے یہ بڑا کام ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ جتنی طاقت کے ساتھ اور جتنی مضبوطی کے ساتھ ہمارے اسد الدین اویسی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب پارلیمنٹ میں ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نمائندگی کرتے ہیں، بھرپور طاقت کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں، کام کے سلسلے میں بھی اسی طرح ان کا طریقہ کار ہے۔ مالیگاؤں کے لیے، مالیگاؤں کی عوام کے لیے ایک ضروری کام ہے، بظاہر بڑا ہے لیکن سرکار کے لیے بڑا کام نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ اس سلسلے میں آپ کی ہمیں مدد درکار ہے۔ ہم اس سلسلے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، اور وہ ساری فائل اور کاغذات جو ہمارے پاس ہے اس کو لے کر کے ہم آپ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ دلی تک آپ ہماری رہنمائی کریں، ہماری مدد کریں، اور مالیگاؤں کے لیے یہ کام ہو جائے۔ آج ہائی وے کے اس پار لاکھوں لوگ آباد ہو چکے، ان لوگوں کے لیے جو ہے روڈ کراس کرنا اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے چلنے کے مترادف ہے۔ میں مالیگاؤں کی طرف سے ہمارے قومی صدر شیر ہندوستان سید اسد الدین اویسی صاحب کا اور ان کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، اور وینٹیلیٹر اور کانسیکوینسر مشین اور دیگر سامان کے ساتھ ہمارے امتیاز جلیل صاحب مالیگاؤں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں، اور امتیاز جلیل صاحب کے توسط سے ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ان شکر گزاری کے جذبات کو آپ ہمارے قومی صدر تک پہنچائے۔